हमारे बीच मौजूद हैं प्रख्यात गायक और लेखक पीयूष मिश्रा। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस संवाद में पीयूष मिश्रा जी से चर्चा करेंगे लेखक राहुल नील जी। मैं आपसे भी विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर हिना सिंह मैम से आग्रह करती हूँ कि वह इस सत्र के वक्ताओं को अंगवस्त्र अर्पित कर स्वागत करें। ये बहुत कम ऐसा होता है कि जो वक्ता होते हैं और जो बात करने वाले होते हैं दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मुझे नहीं पता है कि ये संयोग है या प्रयोग है, जो भी है, पर आरंभ प्रचंड ही होने वाला है। इस सत्र को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं इंदिरा टेकचंदानी जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। उन्होंने एक पुस्तक उनकी आई है, सिंध की चुनी हुई कहानियां, उनका विमोचन करेंगे उनके प्रकाशक, और वो कृपया मंच पर आ जाएं। पीयूष जी के कर कमलों से इस पुस्तक का लोकार्पण होगा। रवि टेकचंदानी जी भी आना चाहें तो आ जाएं। वैसे चलो 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 चलो, इतना टाइम खुलवाओ उनसे, वो कहाँ मानने वाले हैं। एक हर सफल पत्नी के पीछे एक सफल पति भी होता है। नहीं, आप करो, आप समझा करो। संचालक अपनी भूमिका में रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई इंदिरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए नील को देते हैं, और नील, उम्मीद करता हूं कि बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, बहुत धन्यवाद आपका। और अब एक बगल में पीयूष होंगे, एक बगल में हेलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल? क्यों बुलाते यार मुझको खामखा? वही पुरानी बातें करता हूँ, वही पुरानी जो है बातें कितनी बार करूंगा। आरंभ प्रचंड कितनी बार गाऊंगा, एक बगल में चांद होगा कितनी बार गाऊंगा। है, चलो चलो चलो, अरे अभी अभी नहीं, अभी तो सवाल, पहले सवाल करो। बहुत बहुत आभार अनंत जी। और मिरेंडा हाउस पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार, दुर्भाग्य से पहली बार आया हूँ। अगर आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस थे जहां पर वो लगातार वर्कशॉप करते रहे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन मिरेंडा हाउस पहली बार है। तो एक बार जोरदार तालियां पीयूष जी के लिए। मैं कल जब से मुझे पता चला कि पीयूष जी से बात करनी है, मैं थोड़ा सा
नर्वस तो था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि एक साहित्यकार की तरह बात की जाए, एक संगीतकार की से बात की जाए, एक लेखक से बात की जाए, एक ऐसा अभिनेता जिसने मुझे लगता है दुनिया भर में धूम मचाई है, उससे बात की जाए। तो बाहर कुछ बच्चों से बात हो रही थी सर, मैंने पूछा किताब पढ़ी है? उनकी किताब का नाम भी इतना इंटरेस्टिंग है कि पूछिए मत। पता है ना तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा। बाहर अवेलेबल है किताब, आप ले सकते हैं। ग्वालियर से निकलकर एक ऐसा लड़का जिसको पहले एनएसडी में ना आने की जिद थी, फिर मुंबई ना जाने की जिद थी, फिल्मों में काम ना करने की जिद थी, लेकिन उन सारी जिदों को पार करके जब वो निकलता है तो सफलता के नए आयाम गढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार शुरुआत वहीं से करें कि क्यों ग्वालियर छोड़ा जब मन नहीं था तो। अरे छोड़ो अपना छोटा शहर छोड़ो सब लोग। अगर बनना है कुछ तो माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, शाम को जब थक के आते हो तो बहुत प्यार करती है माँ, तो उसका मोह छोड़ो। माँ के हाथ की चटनी, माँ के हाथ की रोटियां, इसका मोह छोड़ो। शाम को जब थक के घर आओगे तो घर की छत छोड़ो यार। जब छत नहीं मिलेगी तो छत ढूंढोगे। जब माँ के हाथ की रोटियां नहीं मिलेंगी तो खुद बनानी पड़ेगी, जुगाड़ करोगे कहीं से, अन्न का जुगाड़ करोगे कहीं से। ये मूल मंत्र दे रहा हूँ। छोटा शहर खराब नहीं होता, छोटा शहर बहुत अच्छा होता है। मैं आज भी ग्वालियर जब जाता हूँ तो जो है लगातार 3 दिन तक जब मसरूफ रहता हूँ, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। मैं ग्वालियर की दो दीवार को देखता रहता हूँ और टेम्पो बैठता रहता हूँ और टैक्सी से बैठता रहता हूँ वहाँ पर, और रात को घूमता रहता हूँ। मंदिर के घंटे जो है बड़ा, वो शहर ऐसा है जिसमें कि सुबह 4 बजे मंदिर के घंटे बजने शुरू हो जाया करते थे। हर वो चीज़ भोगता हूँ मैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे मालूम है कि अगर मुझे आगे बढ़ना था तो मुझे सब मोह छोड़ना पड़ेगा। तो वो इतने बचपन में जो है, बचपन में अंतर्मुखी होना बड़ा खतरनाक होता है, याद रखना। मैं ऐसा बच्चा था जो बचपन में अंतर्मुखी हो गया था। तीसरी क्लास जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तब मेरी बहन की डेथ हुई थी। तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मौत क्या है। जिस उम्र में माँ की संटियाँ पढ़नी चाहिए बच्चे में, बाप के डंडे पढ़ने चाहिए, खिड़की की तोड़ी, कंचे खेल रहा था, ये सब चीज़ें जिसने भोगा नहीं उसने बचपन नहीं भोगा। जब तक माँ की संटियाँ नहीं पढ़ी तब तक बचपन नहीं भोगा। उसमें आप ये सोच रहे हैं कि आप मरकर कहाँ जाएंगे, तो ये तो यार थोड़ा सा मतलब अनावश्यक हो गया। और दूसरी बात ये कि मैं ऐसे घर में जन्मा था। अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हो तो आपको बोलने में गर्व होगा कि हाँ भाई हम गरीब हैं, हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। अगर आप अमीर परिवार में जन्मे हो तो आपको बोलने में गर्व होगा कि हम अमीर हैं, हम पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर आप खानदानी परिवार में जन्मे हो, जैसे कि मैं जन्मा था, जिसके पास खानदान था, बैंक बैलेंस 0 था पेरेंट्स के पास में, तो जब पैसे खर्च करने की बात आती थी तो घर से बात निकलती, अरे इस पर पैसे लौटा देंगे हम। और जब एक्चुअली खर्च करने की बात आती थी तो ठंडन गोपाल, हाथ में कुछ भी नहीं था। तो बचपन से जो ये कॉम्प्लेक्स लेकर मैं बड़ा हुआ और इतना अंतर्मुखी हो गया, इतना गलियर बंदा था कि मुझे हर बच्चा मार के भाग जाया करता था। मैं ऐसा बच्चा था जिस पर उसके मोहल्ले के कुत्ते ने भी भौंकने से तैयार नहीं था। मैं बड़ा परेशान था, मैं एप्रिसिएशन का भूखा था, तारीफ नहीं होती थी। एक बार मेरी टीचर ने 8th क्लास में मेरी तारीफ कर दी कि ही इज अ क्वाइट बॉय, तो मैं उसको मैंने 6 महीने संजो रखा। यार मेरी टीचर ने तारीफ कर दी, अंदर से बहुत सारी चीजें कुल बुलाया करती थी, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता था। व्यक्त करना चाहता था, प्रेस करने वाला कोई नहीं था। पिताजी समझते नहीं थे, माताजी देहात की थी, बुआ जी जिन्होंने मुझे रब किया था वो बिल्कुल दिमाग से पैदल थी। टीचर्स थे वो कहते थे कि जो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो यार, साइंस पढ़ो। अरे मेरे को घृणा थी साइंस से, साइंस को पढ़ने की चीज होती है। और होती होगी मेरे लिए नहीं थी। मुझे हिंदी साहित्य मजा आया करता था, हिंदी ऑनर्स करूंगा मैं। पिताजी बोलते कि नहीं यार तुम फ्रॉक काटो, मेंढक काटो। अरे मेंढक में भी जान होती है सर, कैसे काटूं उसको, खाली इसलिए कि मार्क्स चाहिए। तो मेरे अंदर तो बड़ी कुलबलाहट थी बहुत। और इतने, और ऊपर एक कर्ण का कैरेक्टर था महाभारत में, अगर आपने सुना हो, कर्ण, महारथी कर्ण, अग्रज पांडव। तो उसके ऊपर एक बड़ा बढ़िया नॉवल लिखा गया शिवाजी सामंत ने, मृत्युंजय करके, है बड़ा जबरदस्त नॉवल, 700 बहुत मोटा नॉवल। उस पर उसकी त्रासदी बताई गई कर्ण की कि वो बच्चा जब बच्चा था तब उसको इस बात का कॉम्प्लेक्स था कि यार मैं कहीं भी मार लूं। कवच कुंडलों से मिले हुए थे, तो मेरे अंदर से खून नहीं निकलता और बच्चों से निकलता, तो मैं अलग हूं। मैं अलग क्यों हूं, कवच मेरे क्यों है, ये रात को गंगा के पानी में जलते क्यों है, चमकते क्यों है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स थी।
अपने बारे में। ऐसी मेरे को गिफ्ट मिली हुई थी। मैं आर्ट के क्षेत्र में जो कुछ भी किया मैंने, इट टर्न्ड आउट टू बी ब्लू चिप्स। जो कुछ भी किया, पेंटिंग कर ली, स्कल्पचर कर लिया, स्मॉथर बजा लिया, मतलब पोइट्री लिख ली। पोइट्री ये मैंने सोचो, ये मैं मेरे परिवार में मेरी माँ की बड़ी दुर्गति होती थी, उन्हें बड़ा दला जाता था, अत्याचार हुआ करते थे। तो 7th स्टैंडर्ड में मैंने पोइट्री लिखी थी। अब सोचिए 7th स्टैंडर्ड का बच्चा लिख सकता है क्या? दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम। नहीं, ये तो वो दूसरी थी ना, क्या जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है। जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है। हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। और भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। ये दिस इज वर्क ऑफ 7th स्टैंडर्ड। अब इस पढ़ता हूं मैं तो लगता है कि यार अब लिखी है मैंने। और ये सब मैं कैसे लिख दिया करता था मुझे मालूम नहीं, ये सब को लिखवाया करता था। इसलिए बाद में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम गिफ्टेड। मुझे गिफ्ट मिली है, किसी ने मुझे भेजा है कुछ करके। अब समझ में आता है, जिंदगी में 60 साल बिता दिए, अब पक्का समझ में आता है कि यार ये मुझे कुछ पर्पस सॉल्व करने के लिए भेजा गया था और वो मैंने कॉल कर दिया। तो आपके छोटे सवाल का बड़ा जवाब दे रहा हूं। मैंने अभी तक जवाब दिया क्या? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये करके जो है मैं, हाँ हेलो, अब आ रही? ये साउंड्स की इको थोड़ी कम कर दीजिए। ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें जो है अब है, हाँ इको कम कर दो एक तो उसकी बिल्कुल। जी जी हाँ हाँ। तो ये सब चीजें करके सब कुछ होया करता था मुझसे। क्या है पेंटिंग, क्या स्कल्पचर, क्या पोट्री, क्या गायन, क्या वॉयलिन, क्या माउथ ऑर्गन, क्या राइटिंग मैंने आपको सुनाई दी। तो ये सब चीज हो जाया करती थी। एक चीज नहीं की थी मैंने, ये सब करने के बाद भी मुझे अंतर में चैन नहीं पड़ता था। तो एक चीज नहीं थी, एक चीज करी मैंने, थिएटर। 8th स्टैंडर्ड में मुझे थिएटर करने का मौका मिला और उस थिएटर करने के दौरान मैंने पाया कि मैं 2.5 घंटे में मैं जो बोल रहा था ऑडियंस वो कर रही थी। मैंने बोला आप हंसो, ऑडियंस हंस रही थी। मैंने बोला आप रो, ऑडियंस रो रही थी। मैं ऑडियंस चला रहा था। महंगे कपड़े पहनने का मौका मिला। उस दिन से मैंने जाना कि यार एक्टिंग ही करूंगा जिंदगी में, ये बहुत बड़ी चीज होती है, इससे कॉम्प्लेक्स जाता है अंदर। और उस दिन मैंने जो है आपकी मतलब इतनी भोली उम्र में मैंने निश्चय किया था कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। उस वक्त सिनेमा तो बिल्कुल दूर की बात थी, उसमें ही स्टार थे विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब और राजेश खन्ना साहब और शशि कपूर साहब और मिथुन चक्रवर्ती, ये लोग स्टार थे, इनको छूना भी इम्पॉसिबल था। उस वक्त रियलिटी शोज नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा कि मैं थिएटर जाऊंगा, मैं एनएससी ज्वाइन करूंगा। तब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एनएससी ज्वाइन करूंगा और मैं ज्वाइन करूंगा। और तीसरी बात थी कि मैं ज्वाइन करूंगा, वाकई ज्वाइन करूंगा। और फिर मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने कहा कम सामने आ रहे हो, रोड़े हो मेरे, हटा दूंगा। आप पिताजी हो, माताजी हो, बुआ जी हो, फ्रेंड्स हो, फिलोसफर्स हो, गाइड्स हो, सबको हटा दूंगा। मेरे को एक्टिंग करनी है। और वो मैं एक्टिंग करने के लिए मैं 83 में एनएसटी किया। जुनून कितनी बड़ी चीज है कि 8वीं क्लास में किसी बच्चे को पंडित रविशंकर कंधे पर हाथ रखकर ये कह दें कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। सोचिए, वो जिंदगी में संगीत के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने सोचा नहीं फिर भी एक्टिंग करनी है। 8वीं कक्षा में पंडित जी का बहुत बड़ा, मैं सही कह रहा हूँ सर? 8वीं कक्षा? 8वीं कक्षा, हाँ हाँ। तो नाटक जिंदगी में इतना घुसा, लेकिन ये जिद क्यों थी कि मुंबई नहीं जाना? नहीं, ये तो बहुत बाद में हुई, बहुत बाद में हुई है। मेरे को कुछ क्या बताऊं उसके बारे में, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे यार खामखा। आप अगर बुरा मानने से डरते थे, गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने लेफ्ट को बहुत गलत तरीके से ले लिया था। मैंने लेफ्ट को बहुत गलत तरीके से इनकार कर लिया था। लेफ्ट के प्रिंसिपल सही थे। दिल्ली में काम करते हुए, दिल्ली मैंने 20 साल काम किया। लेफ्ट के प्रिंसिपल जो है मेरे दिमाग में घुस गए थे। पैसा नहीं कमाना चाहिए, थिएटर से पैसा हरगिज नहीं कमाना चाहिए, बंबई नहीं जाना चाहिए, वो पूंजीपतियों की नगरी है, ये सब परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। लेफ्ट ने बोला हो ना बोला हो, मैंने समझ लिया कि यार लेफ्ट ऐसे बोलता है। तो सारी गलती मेरी थी, लेफ्ट की गलती नहीं थी। उस वक्त मैं जोश खरोश में इनकलाब जिंदाबाद खूब करता था और पता नहीं कितना देश को बदल पाया, कितना नहीं। देश जहां था वहीं रहा, कोई टेंशन नहीं थी देश में। देश ने मुझसे कहा कि मैं चल रहा हूं साले, तू अपना काम कर।
तू मुझे बदल नहीं सकता। देश ने मुझसे स्पष्ट कहा कि यार मैं चल रहा हूं और तेरे जैसे 50 आ जाए तब भी बदलूंगा नहीं। सोसाइटी ने, समाज ने मुझसे कहा कि बेटा तुम काम करो अपना, इनकलाब जिंदाबाद करो, खूब कोशिश करो बदलने की। हमें हम समाज है, हमारा नाम समाज है, वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैं बदलने की कोशिश करता रहा। उस चक्कर में जो है कोशिश बहुत होगी। 20 साल तक लगातार कोशिश रही। और 20 साल में जो है बड़े अच्छे फीचर्स थे, बड़ा खूबसूरत दिखता था मैं, बड़ा सुंदर दिखता था मैं। उस वक्त वेरांडा हाउस नहीं आया, मेरी गलती थी। बड़ा हसीन था मैं उस वक्त। तो वो सब करने के बाद, वो 40 साल जो दिल्ली बिताने के बाद में वो जवानी यहाँ पर खर्च हो गई। उसके बाद फिर मैं गया और फिर मैं सोच के गया था कि यार मैं इतना तो जानता हूँ कि अपने परिवार के लिए, अपनी माँ को, बीवी को और बच्चे को लेकर गया था ये सोच के कि कुछ तो कमा लूंगा। ये 2003 की बात है। 2003 से लेके 2025 तक इतना कुछ हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये मुझे मालूम नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। मुझे मालूम था कि स्टार तो मैं खैर आज भी नहीं हूँ कि स्टार मम्मी में वो होता है जिस पर प्रोड्यूसर्स पैसा लगाने के लिए तैयार हो। मुझ पर कोई पैसा नहीं लगाता, मुझे खाली साइड में खड़ा कर दिया जाता अमिताभ बच्चन के पिंक में कि हाँ भाई आप यहाँ खड़े रहो, अमिताभ बच्चन एक्टिंग करेंगे, उनके साथ एक्टिंग कर लेना। पैसे लगाने की कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं ह्यूमिलिटी नहीं बरतूंगा, इसमें ह्यूमिलिटी बरतने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं प्रसिद्ध हूँ, मुझे मालूम है जाना माना नाम हूँ, आप बुलाते हैं मुझे, इसमें कोई शक नहीं। और आजकल बैंड हो गया है मेरा, तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मतलब मेरे कोई, अगर मैं करना भी चाहूँ कि मैं कोई शिकवा करूँ जिंदगी से, कि जो है शिकायत करूँ जिंदगी से, वो नहीं कर सकता। मतलब जितना सोच के निकला था छोटे शहर से, उससे कहीं ज्यादा पा चुका हूँ। तो नो रिग्रेट्स यार, नो रिग्रेट्स। एक बार मुंबई जाते हैं, एक फिल्म की, फिर वापस आ गए क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई। मैंने प्यार किया ऑफर हुई, गोली मारो पुरानी। मैंने प्यार किया जो एक जमाने की सुपरहिट थी, वो ऑफर हुई, उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। अब रिग्रेट होता है क्या सर जब देखते हैं कि वो एक सुपरहिट हो गई? नहीं, सारी चीजों का कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे अंदर ख्याल भी नहीं है मैंने क्या प्यार किया। छोटा सा इंसिडेंट था वो, मेरे अंदर ख्याल भी नहीं है मैंने प्यार किया। मैंने मना की थी, मुझे मना नहीं की थी मैंने, मैं जा ही नहीं पाया था वहां पर। कायदे से मुझे चले जाना चाहिए था वहां पर, वो मिलती ना मिलते अलग बात है। मैं काफी जो है आपके मतलब अच्छे स्कोर में था उसमें, लेकिन मैं गया ही नहीं। 89 की बात है, मैं गया ही नहीं वहां पर। तो वो अब होता है वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है यार, वहाँ पर तुम नहीं तो कोई और है, तुम नहीं तो कोई और है वहाँ पर। दे डोंट वेट फॉर एनीबॉडी। वहाँ पर स्टार्स की भरमार है, स्ट्रगलर्स की भरमार है। तो वहाँ पर हो गया। अब सलमान खान जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद। पीयूष जी, यहाँ पर बहुत यंगस्टर्स हमारे बीच में आज की, हाँ जी? बहुत सारे यूथ हमारे बीच में। अरे तुम्हारे लिए जीता हूं मैं, इडियट्स। तुम्हारे लिए ही जीता हूं मैं, तुम्हारे लिए। देखो मैंने क्या लिखा है, तुम्हारे लिए मैंने क्या लिखा है कि मेरे हर आरंभ प्रचंड के पहले ही आता है, तब करो या जब करो नौजवान आज के, तब करो या जब करो नौजवान आज के, देश की परंपरा के तुम निशान आज के। थाप दे के बढ़ चलो कि आसमान फट पड़े, चाल ऐसी हो कि सारा धुंध कोहरा छट पड़े। कर्मवीर बन के आज तुम गुंजा दो आसमां, युद्ध वीर बन के आज तुम झुका दो ये जहां। यार तुमसे मांगता है सामने से वक्त ये, जो कभी नरम नरम था आज सख्त सख्त ये। सख्त वक्त में कहो कि हौसले बुलंद हैं, पत्थरों की मांसपेशी लोहे के भुजदंड हैं। कर्म योग जिंदगी का एक ही तो नाम है, युद्ध है उपासना तो जीत ही मुकाम है। इनसे जुड़ा हुआ मेरा जो सवाल था कि हमारा जो विषय भी जो हमें दिया गया है, साहित्य का बढ़ता दायरा, कि सिनेमा में काम करते हुए हम देखते हैं कि पहले बहुत सारी फिल्में जो उपन्यासों पर बनी, आज वो कम देखने को मिलता है। लोग साहित्य, ऐसा लगता है कि कमर्शियल जो सिनेमा है वो साहित्य से थोड़ा दूर हट रहा है। उसमें फर्क है ना सर। देखो उसमें तुम्हें लगता है कि जो साहित्य, मैं कहता हूँ बड़े बड़े साहित्यकार स्क्रीन प्ले राइटर नहीं होते। मुंशी प्रेमचंद भी आजमा चुके इस बात को। बड़े बड़े साहित्यकार दे आर नॉट गुड स्क्रीन प्ले राइटर। स्क्रीन प्ले राइटिंग अलग चीज, स्क्रीन प्ले अलग ही विधा है, अलग ही विधा है। जो काम अनुराग कश्यप कर सकता है वो मुंशी प्रेमचंद नहीं कर सकते, जबकि अनुराग कश्यप उनके मुकाबले में बहुत कम पढ़ा लिखा है। लेकिन ये फैक्ट है, हम लोग समझते नहीं इस बात को। उस पर बेस होकर फिल्म क्यों नहीं बन रही? अरे बाबा, फिल्म का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, फिल्म का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, वो स्ट्रक्चर यहां पर नहीं मिलेगा।
तो वो हमें इस बात की त्राही नहीं करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है पहले, आज नहीं होता, लेकिन आज जो है आइडियाज बहुत है लोगों के पास, बहुत है लोगों के पास। साहित्य के अलावा भी जो है यार एक चीज होती है ना, मतलब आपके क्यों नहीं समझते इस बात को, साहित्य के अलावा सिनेमा साहित्य नहीं होता, साहित्य सिनेमा नहीं होता, साहित्य साहित्य होता है, सिनेमा सिनेमा होता है। साहित्य की उम्र कितनी लंबी है सोचो ना, सिनेमा की उम्र 120 साल है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1888 में लेंस का इजाद किया था, उसके बाद हमको सिनेमा मिला। 120 साल 125 साल एज होगी सिनेमा की। साहित्य बहुत पहले से लिखा जा चुका है। प्ले कितने पहले लिखे, प्ले तो जो आपके शेक्सपियर हो गए, भास, कालिदास, ये वो अशोघोष वगैरह, ये कब से हैं, दूसरी शताब्दी से। हाँ, तो इनमें कंपैरिजन मत करो। ये अलग बात है कि सिनेमा इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड टुडे, सिनेमा इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आप मानो ना मानो, अगर प्यार से मानोगे तो अच्छी बात है, अगर बुरा होकर मानोगे तब भी आपकी गलती है, आप परेशान आप ही होगे। सिनेमा इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ टुडे, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो लोग एक प्रयोग करने से डरते हैं कि हम साहित्य को अगर विशुद्ध रूप में लेते हैं तो फिर लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन आरंभ है प्रचंड इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ता है कि आप उसको अगर अच्छे से यूज करेंगे तो फिर वो सुना जाएगा। अरे आरंभ प्रचंड कहाँ से साहित्य का हिस्सा हो गया, गुलाल का हिस्सा है यार वो। गुलाल एक फिल्म थी, एक पिक्चर थी, सोशो पॉलिटिकल पिक्चर थी और लेफ्टिस्ट पिक्चर थी। उसके निर्देशक थे अनुराग कश्यप साहब। उन्होंने एक पीयूष मिश्रा नाम के बंदे को बुलाया था और कहा था कि इस पर गाना लिखना है। मैंने कहा कि गाना लिखना है, हाँ। वो गाना लिखने के मुझे पैसे दिए थे, उसने पैसे भी नहीं दिए थे साले उस वक्त, उसने पैसे भी नहीं मिलते इसमें, गुलाल में किसी को पैसे नहीं मिले थे। तो उसने कहा पीयूष भाई गाना लिखना है। मैंने कहा लिख देंगे। किस पर है? उन्होंने कहा स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर है। मैंने लिख देंगे। एक अंतरा एक दिन में लिखा, अगले दिन दूसरा अंतरा लिखा, 2 दिन में गाना। मेरे सारे गाने जो है, एक बगल में चांद होगा, हुस्ना, घर, ये सब जो है 2 दिन में तैयार हो गए। मुझे 2 दिन से अधिक जो है इंतजार नहीं करना पड़ता गाने। इट कम्स नेचुरल टू मी। अब तारीफ नहीं कर रहा, ईश्वर प्रदत्त मामला है, आ जाता है वो। तो उसके लिए मैंने गाना लिख दिया। अब ना मुझे मालूम था, ना अनुराग कश्यप को मालूम था कि ये गाना इतना हिट हो जाएगा। आज की तारीख में वो नेशनल एंथम के बाद दूसरे नंबर का गाना है। हाँ, वो इतना पॉपुलर गाना है कि मैं भी हैरत में पड़ जाता हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए मेरे पास में, पैसे लेकर आए लोग बाग, अभी तक आते हैं। नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उन लोगों को कि पीयूष भाई ये एक वीर रस का गाना लिखना है। मैंने कहा वीर रस क्या होता, क्या बताओ। उन्होंने कहा जो आरंभ प्रचंड में था। अरे मैंने कहा वो वीर रस होता है, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था। चलो उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल वैसे ही गाना लिखना। मैंने पूरी कोशिश कर ली वैसा गाना लिखने की, सच बोल रहा हूँ। मैं आज तक नहीं लिख पाया। अब वो लिख दिया एक बार, उसके कारण दिए थे उसने, स्क्रिप्ट थी उसके पास में, दिए थे कारण, मैं लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब वो दोबारा नहीं लिखा जा सकता। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में। इसका सर आपके दिमाग में क्या था, मामला क्या चल रहा था, आपने कैसे लिखा? एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। तो ईमानदारी से कुछ नहीं चल रहा था, ईमानदारी से कुछ नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर इतना पूछती है प्रेस, इतना पूछता है मीडिया, तो फिर मैं एक्टर हूं, मुझे बातें बनाना आता है। फिर बोलता हूँ मैं सोच रहा था तो मैंने एक चिड़िया देखी ऊपर यूं जा रही थी, फिर मैं पकड़ा उसको, देखा। वो करना जानता हूं मैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं था। हकीकत में आ जाता है। हुस्ना एक प्ले का हिस्सा था, एक नॉवल का, एक कहानी का हिस्सा था। घर एक प्ले का हिस्सा था। तो ये कंटेक्स्ट छोटे छोटे कंटेक्स्ट है। जब आदमी बड़ा बन जाता है ना, तो फिर जो उसके बारे में धारणाएं बन जाती हैं कि यार ये आपने ऐसे लिखा होगा, वो आपने वैसे लिखा होगा। एक बार सत्यजीत रे थे ना, रे बाबू बहुत बड़े फिल्मकार थे। तो एक बार पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में गए रे बाबू, तो उनकी एक पिक्चर थी मेरे ख्याल से, पत्थर पंचाली थी मेरे ख्याल से। उसके एक शॉट में मोहल्ला था और उसमें पीछे एक लाइट जो है जल बुझ रही थी, बाकी सब लाइटें इंटैक्ट थी, एक लाइट जल बुझ रही थी। तो उस पर्टिकुलर सीन को बहुत देर तक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता रहा। इसका मतलब ये है, रे बाबू ने ये सोच के किया है कि जो आपके ये इसका सांकेतिक प्रभाव ये पड़ता है, इसका सजेशन ये है, एक्चुअली लाइट इसलिए बुझ रही है। फिर रे बाबू गए 3-4 साल बाद वहां पर एज अ मास्टर डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा भी क्या, तो उनसे एक सवाल पूछा बच्चे ने कि सर ये आपने जो इसमें किया था, लाइट जल बुझ रही थी, मतलब क्या था इसका? तो देखा उन्होंने कौन सा, तो उन्होंने कहा अरे नगर पालिका निगम का पंगा होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया था। हाँ, तो उन्होंने कहा
तो ये चीज़ें जो है मतलब ये, अब मुझे मालूम है कि जो आज से 100 साल बाद मैं मर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। 15 साल में निपट जाऊंगा मैं, 15 साल में निपट जाऊंगा मैं, फुल एंड फाइनल पेमेंट, नो TDS। ये सब के साथ में होना है, इसलिए हर बंदे को जो आराम से बोलना चाहिए अपनी मृत्यु के बारे में। मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो इन चीज़ों के बारे में कहा जाता रहेगा। आराम प्रचंड जिंदा रहेगा, आराम प्रचंड मुझे मालूम है कि जो 100 साल बाद जिंदा रहेगा, एक बगल में चांद होगा, जिंदा रहेगा। बस याद रखो यंगस्टर्स, याद रखो, याद रखो, याद रखो, तुम्हें कुछ करना है अपने इस वक्त के लिए नहीं, इस वक्त के लिए नहीं, तुम्हें कुछ करना है जिससे कि आज से 50 साल बाद तुम्हें याद किया जाए। सारे नौजवानों को बोलता हूं मैं, लड़कियां भी आ रही हैं उसमें, तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि आज से 50, 60 साल, 100 साल बाद तुम्हें याद किया जाए। हम निशान छोड़ के जा रहे हैं अपना, ये निशान है, ये हमारी निशानी है, ये हमारी तारीख है। इसको 100 साल जब भी देखोगे आप, भले वो आर्ट वर्क हो, कोई सा भी पीस हो, पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो या गाना हो या एक्टिंग परफॉर्मेंस हो, हम याद रखेंगे इसको। तो अगर और बाकी दूसरे सेकंड रेट जिंदगी जीने से क्या फायदा है? हर बंदा जी रहा सेकंड रेट जिंदगी। कुछ भी नहीं बनने की इच्छा है क्या तुम्हारी? वो मेघा कितना बढ़िया बोली थी, अरे करके देखो ना, करने के बाद भी फेल हो जाओ। बिना करे तुम बोलते हो कि यार हम फेल हो गए, अपनी लिमिटेशंस नहीं पहचानते। मेरा एक दोस्त है NK शर्मा, उसने मुझे बताया था कि तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, गाना भी गा सकता है, म्यूजिक भी कर सकता है, एक्टिंग भी कर सकता है। एक बार करके तो देख, टैप करके देख अपने आप को। हम अपने आप को टैप ही नहीं करते दोस्तों, हम इतना कुछ कर सकते हैं। अरे आप में से बहुत लोग एक्टर्स होंगे, बहुत लोग एक्टर्स होंगे, आप में से बहुत लोग लिख सकते होंगे, लिखना ट्राई नहीं करता, डरते हैं। कोई क्या कहेगा, अरे कोई क्या कहेगा, ऐसी की तैसी करेगा, कोई तुम्हें लिखना है ना, बात खत्म हो गई। यू हैव टू राइट, तुम लिखो। पोट्री लिखना, लिखो, काटो, नहीं लिखी जा रही, काटो, पीटो, उसके बाद अपने वर्ड्स को काटने में जो दर्द होता है, लेकिन उसमें जो है उसमें से नई चीज निकलेगी। अपने लिखे को काटना सीखो। ऐसी 50 चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, और तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। मैं तो आज 62 का हो गया, और मैं जो है मैं तय कर चुका हूं, अपने आप से वादा कर चुका हूं कि जब मरूंगा तो मैं नौजवानी मरूंगा। मैं बुढ़ापा पसंद नहीं करता, आई हेट बुढ़ापा। जब मरूंगा तो नौजवानी मरूंगा, भले मैं 80 साल का हो जाऊं। लेकिन तुम अपना सोचो यार, तुम आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद मुझे कहां मिलोगे? मैं तो जिंदा रहूंगा, चलो तुम लोग कहां मिलोगे? यही करते मत मिलना कि आपके मैं यार कुछ नहीं था तो मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं था तो मैंने ये। अरे कुछ नहीं यार, सोचो ना, इस वक्त सोचो, यही है उम्र सोचने में। 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। इस वक्त सोचो कि हमें ये करना है, और सोच लो तो फिर डगमगाओ मत, फिर बढ़े चलो, फिर बढ़े चलो, फिर पीछे मुड़कर मत देखो, कतई पीछे मुड़कर मत देखो। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने पेरेंट्स से बगावत करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं, एक्चुअली वही बोल रहा हूं। मेरे पिताजी बड़े अच्छे आदमी थे यार, लेकिन मुझे नहीं समझ पाए। मेरे पिताजी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, लेकिन मुझे नहीं समझ पाए। फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैं उन्हें नहीं समझ पाया, तब तक वक्त बीत चुका था। हम जो है नासमझी के संबंध में रहे बड़े। मैं 15 साल से, उन डेथ के 15 साल पहले से उन्हें सर बोला करता था। संबंध टूट चुके थे हमारे। ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ मत होना। पेरेंट्स की बातें सुनो, पेरेंट्स की बातें सुनो आराम से, और बिना घर से बाहर निकले हम घर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। अरे घर में रहकर रिवोल्ट करो ना, घर में रहकर रिबेल बनना ज्यादा मुश्किल है, उनकी बात सुन के रिबेल करना ज्यादा मुश्किल है। घर छोड़ देना तो बहुत आसान है। और तुम्हारी जनरेशन से यही दिक्कत है मुझे, तुम्हारी बहुत हर चीज अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। अब इतना मेहनत की है हम लोगों ने, हम बेवकूफ है साले, इतना मेहनत की। आज पीयूष मिश्रा ये है वो है, अरे मेहनत की है यार, इसलिए है पीयूष मिश्रा। परसों मेरी मनोज से बात हो रही थी, मनोज वाजपेयी और हम एक प्रमोशन में थे, मैं और अनुराग कश्यप और मनोज वाजपेयी, एक फिल्म के उसमें पॉडकास्ट था। हमने कहा यार ये इतना जल्दी चाहते हैं, आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए। और एक और गंदी बात नहीं बोल रहा, इश्क के मामले में भी तुम्हारा यही नजरिया है, इंस्टेंटली। अबे दिल तोड़ो यार, दिल तोड़ो यार, दिल तोड़ो। तुम्हारे दिल नहीं टूटते। सच बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी, दिल टूटना बहुत बड़ी बात होती है। दिल हमारे जमाने में टूटा करते थे, तुम्हारे दिल नहीं टूटते, तुम्हारे होते हैं ब्रेकअप्स हो गया,
और उधर वो एक और क्रिएट कर लिया गया, रिबाउंड ब्रेकअप हो गया, रिबाउंड करेंगे हम तो। अबे यार प्यार करना सीखो, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। मैंने, मेरी किताब है ना, प्यार करना सीखो, एक्चुअली प्यार करना सीखो, रोमांस करना सीखो। मैंने उसको कुछ भी नहीं है जिंदगी में, समझे? इनकलाब जिंदाबाद। ये कुछ और नहीं बोल रहा है, ये जीवन भर का अनुभव है जो बोल रहा है। मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल सर जानना चाह रहा था, बहुत सारे लोग भी शायद वो जानना चाहते होंगे। नाटक जब आपने किए तो हमें पता है कि क्या धूम मचाई, चाहे वो हैमलेट हो या फिर बाकी जितने भी सिनेमा में गए, तो दोनों में अंतर और दोनों का संबंध, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नाटक सिनेमा का एक रास्ता है। देखिए, सिनेमा का रास्ता तो नाटक ही है एक्चुअली नाटक से क्या मतलब, हमारे यहाँ पर क्या पारसी थिएटर था पहले, विलियम शेक्सपियर की कॉपी था पारसी थिएटर, वहाँ से हमारा सिनेमा आया। KL सहगल वगैरह इनका जो सिनेमा आया शुरू में, वो राजा हरिश्चंद्र वगैरह सब पारसी थिएटर था। उसके बाद में सिनेमा परिपक्व हुआ, उसके मैच्योर्ड हुआ, उसके बाद में आपके नए फिल्म के जाने लगे। आज की तारीख में ये लोग हैं, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज़ अली, दिग्मांशु धूलिया, ये जो है। लेकिन प्रारंभ जो वहीं से हुआ था। फर्क है, दोनों में फर्क है यार, एक्टिंग बहुत फर्क है। अगर आपके यहाँ कैमरा लगा दिया जाए ना और आप कहा जाए कि एक्टिंग करो, आप सिर हिला नहीं सकते, आवाज़ ऊंची कर नहीं सकते, माइक्रोफोन आपको हैंडल करना आता नहीं है, आप कैसे करोगे यार? उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। आप सोचते हैं कि यहाँ से आप बम्बई चले गए आपको काम मिल जाएगा, अरे क्यों मिलेगा यार, पागल थोड़ी है वो लोग, नहीं देंगे आपको काम। आप ट्रेंड एक्टर हो क्या? सिनेमा के ट्रेंड एक्टर हो क्या? FTI में यही चीज की जो ये प्रावधान, ये बड़ा अच्छा प्रावधान है, वहां पर जो सिनेमा सीखने का मौका मिलता है। NSD में ये प्रावधान नहीं है, NSD में आपको थिएटर सीखने का मौका मिलता है। कुछ लकी होते हैं जिनको, मैं लकी था, मैंने एकदम से अडेप्ट कर लिया सिनेमा को और एकदम जाके मकबूल कर ली 2003 में, एकदम से हो गई थी वो। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं कर पाता, मैं भी बाद में भटक गया सिनेमा की एक्टिंग में। तो फर्क होता है दोनों में बहुत। एक तो टू शो मीन्स थिएटर, एक टू बी सीन थ्रू द आईज ऑफ कैमरा, ये अलग अलग चीजें। हम करना और करते हुए देखा जाना, ये अलग अलग चीजें होती हैं। एकदम से सर उठाकर मत चले जाओ कि हम स्ट्रगल करने जा रहे हो, कहीं तो कोचिंग लो यार, कहीं तो कोचिंग लो। फिजिक्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में के एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बाद में के जाके आपको जॉब मिलता है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है ना। सिनेमा की ट्रेनिंग लिए बगैर अगर आप चले जाओगे वहां पर तो कैसे काम मिलेगा बाबा? तो हर चीज की साइंस होती है यार, हर चीज साइंस होती है। तो साइंस पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ कम से कम, इतना नाकारा नहीं हो तुम लोग, पढ़ सकते हो, है ना? हाँ सर, एक छोटा सा और विषय, जो छोटी सी चिंता आज सबकी है, पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं। आज का जो कंटेंट है, आप सिनेमा से, आप थिएटर से निकले, जहाँ का कंटेंट बहुत पावरफुल कंटेंट है। आज की वेब सीरीज, आज का OTT एक अलग तरह का कंटेंट लेकर आ रहा है, तो उसमें साहित्य, समाज, ये सारा कुछ आप कैसे देखते हैं? उसमें क्या साहित्य और समाज? साहित्य नहीं है यार उसमें, देखो माफ करना, बहुत नहीं है तो फिर क्या और कोशिश होनी चाहिए कि अरे होती है बाबा, नहीं, लेकिन वो नहीं होता। साहित्य, मैं मुझे खुद साहित्यकार नहीं मानते लोग बात। साहित्य के फील्ड में जो है मुझे माना जाता है वो जो मैं बोल नहीं सकता। साहित्य के डोंट कंसिडर मी साहित्यकार, मैं लिटरेचर का बंदा नहीं मानते मुझे। लिख लिए, मैं भी चाहता नहीं जनवाना अपने आप को। मैंने एक पोएट्री लिखने की बुक छापने का मन था, छाप दी। मेरे को एक नॉवल लिखने का मन था, लिख लिया। अब कुछ और करने का मन होगा, करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन मात्र ये करके मैं जो है साहित्यकार नहीं बन गया। मुझे मालूम है साहित्यकार कुछ और लोग हैं, उन्होंने लगातार लिखा है। और सिनेमा OTT से अपेक्षा मत करो यार कि ऐसा कुछ करेगा। OTT अलग ही कंटेंट है, OTT से इतनी अपेक्षा करो भी मत आप। OTT अलग ही कंटेंट है, वो उसको अगर साहित्य से जोड़कर देखोगे तो यार वो तो अभी तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। OTT पे तो जो स्टफ आ रहा है, और मैंने भी किया है अभी, गंदी गाली गलौज भाई सीरीज है, लेकिन मैं क्या करूं, वहां पर एम्प्लॉय हूं मैं, वहां पर मना नहीं कर सकता मैं, वहां पर आई कांट से नो टू देम, अदरवाइज डोंट डू इट। किसने कहा है? जब स्क्रिप्ट मिलती है तो हाँ भाई ये स्क्रिप्ट है, आपको चाहिए, करना है, आप हाँ करते हैं। उसके बाद जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि 5 गालियां और आ गई उसमें।